इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुशफ़ी ख़ान है। सवाल लंबा है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं वीडियो में, आप वीडियो को पॉज करके सवाल को पढ़ लीजिए। खुलासा ये है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्होंने वीडियो देखी थी, तो उसमें ये जानना चाहते हैं कि किन चीज़ों का यानी ख़याल रखा जाए कंपनियों में अगर शेयर ख़रीदा जाए, जायज़ या नाजायज़ होने के ताल्लुक़ से मालूम किया है। दूसरा, इन्होंने दो कंपनियों के नाम भी बताए हैं, इन्फोसिस और TCS यानी टाटा ग्रुप की IT कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। दोनों ही कंपनी बड़ी हैं, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की बड़ी कंपनी वो TCS है। तो इन दोनों के शेयर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इनका जो सेक्टर है वो जायज़ है, IT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो क्या इनके प्रेफरेंस शेयर हैं या नहीं। देखें, सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर का जो लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है वो मेरी तरफ से तो क्लियर इस वजह से नहीं है कि उलमा ने जो प्रेफरेंस शेयर की बुनियाद पर इसको नाजायज़ कहा शेयर मार्केट को, कि प्रेफरेंस शेयर के अंदर होता ये है कि वो फ़िक्स उसके अंदर अमाउंट होता है कि आपने जो प्रेफरेंस शेयर ख़रीदे आपको नफ़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो है वो कर्ज़ के ऊपर नफ़ा होता है जिसको सूद कहते हैं। तो ऐसी कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर इशू करती हो यानी कर्ज़ पे नफ़ा देती हो, तो ऐसी कंपनियों से जनरली इक्विटी शेयर ख़रीदना, कॉमन शेयर ख़रीदना भी जायज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या इक्विटी प्रेफरेंस शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं? अगर वो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ही तो उसको कोई ले सकता है। अगर प्रेफरेंस शेयर मार्केट में ट्रेड करते ही नहीं, आप उसको ख़रीद सकते ही नहीं, इम्पॉसिबल है कि आप जो है ना उन शेयरों को, प्रेफरेंस शेयर को ख़रीदें। तो फिर ये आवाम में जब ट्रेड नहीं करेंगे तो उसको कोई ख़रीदेगा कैसे? पहला सवाल तो ये है। यानी ये जो बुनियाद है ना कि प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर की वजह से उस कंपनी के शेयर नाजायज़ है। तो अगर माना जाए कि कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो वो जो है वो पब्लिक में ट्रेड कहाँ होते हैं? जब वो पब्लिक में ट्रेड नहीं होते तो उसको ख़रीद नहीं सकता। अब अगर बिलफ़र्ज़ उस शेयर को ख़रीद नहीं सकता कि वजह जो है वो मैं बुनियादी तौर से इंशाल्लाह कभी वीडियो में बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्यों पब्लिक में नहीं होते और क्यों अक्सर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती, और करती हैं तो किन किन सूरतों में किन किन लोगों को दिए जाते हैं। इसकी तफसीलात इंशाल्लाह बाद में मैं वीडियो में बनाऊँगा, अभी मुख्तसर से इसका जवाब दे रहा हूँ। और अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें कि टाटा के प्रेफरेंस शेयर हैं, यानी टाइटन कंपनी के प्रेफरेंस शेयर हैं 40 लाख या 40 करोड़ के करीब जितनी भी इसकी क्वांटिटी है, यानी 40 करोड़ के हैं शायद प्रेफरेंस शेयर टाइटन कंपनी के। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो पब्लिक के अंदर कॉमनली ट्रेड नहीं कर रहा है, इनको कोई ना ख़रीद सकता ना बेच सकता। तो अभी शेयर जाते कहाँ हैं? ये जाते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं वो ख़ुद अपने इसको हिस्से में रखते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें, किसी कंपनी के 3 ओनर हैं, तीनों ने इक्विटी शेयर को पब्लिक के अंदर उतारा 95% और 5% को प्रेफरेंस शेयर रखा, यानी मसलन 10,000 प्रेफरेंस शेयर उन्होंने रखे और तीनों ने आपस में डिवाइड कर लिए। तो इससे होगा ये कि कंपनी के जो ये तीनों मालिक हैं इनको जो है हर तरीके से बेनिफिट मिल जाएगा, कंपनी ऊंचाई पे जाए या नीचाई पे, इनका प्रॉफिट जो है वो फ़िक्स हो जाएगा। एक तो ये कंपनी के ओनर भी हैं, कंपनी इनकी है, तो पैसा ज़्यादा इनका लगा हुआ होता है, तो इसलिए ये लोग प्रेफरेंस शेयर जो है ना असल में अपने हक़ में रखते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर जो आसानी से पब्लिक में ट्रेड नहीं होते और ये कॉमन पीपल के लिए होते भी नहीं हैं। इसको एक सीधी सी लाइन में जवाब मैं दूं तो इसका जवाब ये होता है कि आम आदमी की औकात नहीं होती कि वो प्रेफरेंस शेयर ख़रीदे, क्योंकि इनकी ख़रीद फ़रोख्त करोड़ों अरबों खरबों रुपए की होती है। पहली सूरत तो ये होगी। तो इसलिए आवाम में 2-4 रुपये के लिए शेयर लाना, प्रेफरेंस को ट्रेड कराना, ये मैंने देखा नहीं है अब तक। पॉसिबल है कि किसी कंपनी में हो, लेकिन होता नहीं है। सूरत भी जब भी पेश आती है जब कंपनी को करोड़ों रुपए का कर्ज़ा लेना होता है, तो प्रेफरेंस शेयर किसी को इशू करने के बाद वो कर्ज़ा उठाती है। तो क्या आवाम से करोड़ों रुपए वो लेगी? कोई आदमी इसको शेयर कितने ख़रीद लेगा एक बंदे को?
तो अगर ज़्यादा लोगों को देगी तो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना कुछ बड़े बड़े वीआईपी लोगों को या बड़ी कंपनियों को दे दिया जाता है, लेकिन अक्सर केस में होता है कि ओनर्स को खुद रखते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ओनर ने खुद प्रेफरेंस शेयर रखें, यानी वो अपना नफ़ा थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, एक सूरत यही हो रही है कि नफ़ा वो ज़्यादा ले रहा है आम शेयर होल्डर के मुकाबले, तो क्या यहाँ पर वो कायदा नहीं आएगा ला रिबा बैनल हरबी वल मुस्लिम वाला, कि जो उलमा इकराम बैंक के अंदर बताते हैं कि बैंक में पैसा रखने के बाद जो एक्स्ट्रा मनी आती है, जिसको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो सूद नहीं है। वजह क्या है? वो सूद नहीं है कि देने वाला पैसा वो काफिर है और काफिर से जो नफ़ा लिया जाता है उसको सूद नहीं कहते। तो अब यही सेम सवाल प्रेफरेंस शेयर पर क्यों नहीं आता कि जो काफिर अपने यानी पैसा एक्स्ट्रा रखता है या हमें पैसा रखकर जो नफ़ा देता है कि वो सूद कैसे हो जाता है? क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि बाज़ लोग कहते हैं, उलमा ने इसको सूद बताया कि प्रेफरेंस शेयर सूद होते हैं। हाँ, प्रेफरेंस शेयर उस सूरत में सूद की शक्ल ले सकते हैं कि जब प्रेफरेंस शेयर को ऑडियंस के अंदर ट्रेड कराया जाए और उसमें ख़रीदने वाले मुसलमान भी इन्वॉल्व हो जाएं, तो अब मुसलमान जो इन्वॉल्व होगा, ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो सूद की सूरत बनेगी, क्योंकि उसका जो मुनाफा हो जाएगा वो फ़िक्स हो जाएगा। यानी ऐसा कारोबार के जिसमें घाटा हो या मुनाफा, आपको मुनाफा मिलेगा, ये नाजायज़ और सूद वाली एक सूरत है। और अगर ऐसा है कि घाटा हो तो घाटा, मुनाफा हो तो मुनाफा, आप दोनों के उसमें हिस्सेदार हैं, तो वो ठीक है। तो अब प्रेफरेंस शेयर जो है ना वो अक्सर कंपनी के ओनर खुद रखते हैं और कंपनियों के ओनर जो हैं वो काफिर हैं। पहली चीज़ तो ये, तो आप किसी काबिल मुफ्ती से इस शक शुबे को पहले दूर करें, क्योंकि और ऐसे से दूर करें कि जिनके पास शेयर मार्केट या ट्रेडिंग या आज की जनरेशन के हिसाब से ये जो कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं, इसकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए ऐसों से, क्योंकि हर आलिम के पास शेयर मार्केट या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये ऐसे ही शख्स के पास होगी कि जो कंपनी के चार्ट को, उसकी बैलेंस शीट को, उसके फंडामेंटल्स को देख सके, उसके जायज़ नाजायज़ कारोबार को खुद एनालिसिस कर सके। अगर उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है तो उनके बिहाफ पर कोई ऐसा बंदा करे कि जो भरोसेमंद हो। लेकिन लोगों में क्या होता है कि जैसा सवाल होता है तो अपने हिसाब से लोग सवाल बनाकर पेश करते हैं। अब जितनी जानकारी आलिम के पास जाती है वो उतनी ही जानकारी के हिसाब से उसको नाजायज़ का फ़तवा लगा देते हैं या जायज़ का फ़तवा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि मैं शेयर मार्केट को जायज़ है इसके पीछे नहीं पड़ा हुआ कि जबरन जायज़ है, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इसमें जायज़ की सूरतें हैं तो इसे मुतलकन नाजायज़ ना कहा जाए, बल्कि वो सूरतें आवाम के सामने लानी चाहिए और इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए कि इसमें जायज़ की क्या क्या सूरतें बन सकती हैं। और इसमें 100% जायज़ की सूरतें बनती हैं और पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन फ़कत प्रेफरेंस शेयर की बिना पर इसको नाजायज़ कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो जिनका ये सवाल है, आप भी एक मरतबा अपनी तरफ से कोशिश करें, या जिनके राबते में उलमा हो, मुफ्तियान इकराम हो, उनको प्रेफरेंस शेयर का एक दफ़ा ये समझाएं कि प्रेफरेंस शेयर जो अगर कंपनी का ओनर रखे, यानी जो मालिक काफिर है वो रखे और प्रेफरेंस शेयर वो रखने के बाद ज़्यादा नफ़ा ले, लेकिन कंपनी चलाता है जायज़ काम से, फिर उसका नफ़ा वो हमें भी देता है, तो क्या उसमें शेयर ख़रीदे नहीं जा सकते? इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने दे भी दिया कि टाइटन कंपनी है कि जिनके शेयर जो है वो कंपनियों के मालिक के पास हैं। प्रेफरेंस शेयर बहुत थोड़े से इशू हैं, कंपनी के मालिक के पास है और अक्सर जो है वो आवाम के अंदर है। दूसरी एक सूरत ये होती है कि प्रेफरेंस शेयर जो इशू होते हैं ना वो कंपनी के, वो इतनी कम परसेंटेज होती है कि उसके अंदर जो गलबा होता है वो सिर्फ इक्विटी शेयर का होता है। एग्जांपल के तौर से कंपनी को 100 शेयर इशू करने हैं तो वो 90 शेयर जो है ना कॉमन पीपल के अंदर इशू करेगी, 10 शेयर जो है ना इक्विटी होते हैं। तो 10 शेयर इक्विटी होते हैं, एक तो गलबा जो है ना इक्विटी शेयर का होता है, प्रेफरेंस शेयर का कम होता है। तो एक सूरत ये भी आप भी कोशिश करें मालूम करने की कि इसमें क्या सूरत बनेगी। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर पब्लिक में आते, मुझे मुसलमान भी ख़रीदता, फिर इक्विटी भी मुसलमान ख़रीदता, तो आपस में दोनों के पैसों पर नफ़ा लिया दिया जाता, तब तो उसको सूद कह सकते थे। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर काफिर ने लिया तो अब इसके अंदर सूद की सूरत कैसे बन सकती है? क्योंकि बैंक के मामले में तो ये हदीस जो है ना कायदा बना के पेश की जाती है, ला रिबा बैनल हरबी वाली, तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर में क्यों पेश नहीं हो सकती? क्योंकि मेरे जहन में भी कन्फ्यूज़न है, एतराज़ नहीं है, तो मैं भी चाहता हूँ ये क्लियर हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने पूछा TCS या इन्फोसिस के बारे में, तो दोनों ही कंपनी के प्रेफरेंस शेयर मौजूद हैं, यानी इनके प्रेफरेंस शेयर है। अब वो ये प्रेफरेंस शेयर का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया कि आप पूछ लें उलमा से कि अगर ओनर के पास है तो क्या करा जाए, क्योंकि ओनर काफिर है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि भाई मुसलमान का माल माल मासूम होता है और ये जो है ना काफिर को ज़्यादा जा रहा है, लेकिन
ये भी उस सूरत में होता है कि जब मुसलमान का माल जो है ना वो चला जाए और मुसलमान को उसमें नुकसान हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कंपनी ने 2 पार्टनर ने शुरू की, जब कंपनी में प्रॉफिट आया तो एक बंदे ने 52% लिया, आपको 48% दिया। यानी जो बटना था 50-50% वो काफिर और मुसलमान में इस तरह बटा कि काफिर को 52% मिला और मुसलमान को 48%। लेकिन इसमें मुसलमान का लॉस तो नहीं हुआ, इसमें 58% जो है ना वो नफ़ा आया है। यानी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर 48% का नफ़ा आया। हाँ 2% ज़्यादा काफिर पे क्यों गया? क्योंकि उसके पास प्रेफरेंस शेयर है, इसलिए उसका वो मुनाफा फ़िक्स था। तो अगर काफिर मुनाफा फ़िक्स करके ले ले तो भी तो सूद नहीं बनेगा, क्योंकि काफिर मुसलमान के दरमियान सूद होता नहीं है। तो ये सूरत आप पूछ लें, अगर इस उलमा बताएं कि हाँ इसमें जायज़ की सूरत निकल सकती है कि प्रेफरेंस शेयर अगर काफिर को इशू किए गए हैं तो कोई मसला नहीं है और मुसलमान का नुकसान भी ना हो, माल का प्रॉफिट मुसलमान हो। बाकी जो जायज़ के पैरामीटर हैं वो अलग हैं, मसलन कंपनी जायज़ काम करती हो, ये और वो ड्रामा जो भी है वो सब पैरामीटर अलग हैं। तो इस सूरत में अगर इंशाअल्लाह ताला हो सकता है सूरत निकल जाए तो आप उलमा से राबता करें और किसी मुफ्तियान किराम से इस मसले के ऊपर जो है वो रहनुमाई लें। और दोनों के मैंने बता दी कि प्रेफरेंस शेयर और होते हैं, इन्फोसिस के भी हैं और TCS के भी हैं, ठीक है। और अब रहा ये कि किन पैरामीटर को देखना चाहिए, आपका सवाल है क्या चीज़ देखनी चाहिए कंपनी में। तो बुनियादी चीज़ तो वही है जो बताई जाती है कि कंपनी जायज़ काम करती हो, जायज़ सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो खुद की कोई चीज़ जो है ना इन्वेंट करती हो या फिर कोई सर्विस देती हो, वो सर्विस भी जायज़ हो, मतलब किसी चीज़ की रिपेयरिंग करती हो और वो जायज़ काम की रिपेयरिंग होती हो। तो बेसिकली आप ये चीज़ देख लें। दूसरी चीज़ है जो एतराज़ उलमा की तरफ से हुआ है शेयर मार्केट में, जो मैंने वीडियो देखी है, वो ये कि कंपनियों को जो लेन देन होता है ना वो बैंकों से भी होता है, सूद से रिलेटेड होता है। नहीं, कंपनी लोन लेती हैं, उसका कर्ज देती हैं तो सूद, तो यहाँ भी वही बात आएगी कि अगर कंपनी लोन ले भी रही है तो काफिर बैंक से ले रही है, कंपनी भी काफिर, बैंक लोन देने वाला भी काफिर, इन दोनों के बीच में सूद कब से हो गया? यानी इनका सूद से क्या ताल्लुक़ है आपस में? पहली चीज़ तो ये है। दूसरा इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है कि मार्केट में ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो डेट फ्री कंपनी है, यानी कर्ज मुक्त कंपनी है। तो जब किसी कंपनी पे कर्ज है ही नहीं तो वो क्यों लोन लेगा, क्यों इंटरेस्ट देगा? तो आप ऐसे भी शेयर ढूंढ सकते हो कि जो कंपनियां जो हैं वो कर्ज मुक्त हो, यानी इसकी एक सूरत ये भी निकल सकती है। तो आप बुनियादी तौर से जो देख लें वो कुछ देख लें कि बुनियादी तौर से यानी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिसका आपने पहले नाम भी सुना हो, आपकी पैदा होने से पहले कंपनी चल रही है, आज भी अच्छी चल रही है। ऐसा पेनी स्टॉक ना हो कि जो लेके डूबे तो सारा माल लेके डूबे और अगर नफ़ा दे तो वो करोड़पति बना दे। उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न दोनों वाली पॉलिसी होती है। तो कंपनी फंडामेंटली देख लें आपके स्ट्रॉन्ग हो। पहली चीज़ ये कि कायदे कानून जो है ना उसके जायज़ हो, यानी कारोबार उसका जायज़ हो, चाहे वो कुछ भी बनाती हो। एग्जाम्पल के तौर पर बिस्कुट का पैकेट ही बनाती हो, ठीक है, वो जायज़ है बिस्कुट का पैकेट। दूसरी चीज़ ये देख लें कि कंपनी के अंदर लोन ना हो, यानी उसके ऊपर कर्ज ना हो। अगर कंपनी में कर्ज नहीं है तो आपका लोन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको जो फिक्र रहते हैं ना कि कंपनी वो इंटरेस्ट देती है, सूद देती है, सूद लेती है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जब कंपनी में कर्जा है ही नहीं। मसलन ये है कि मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरे पास 1 करोड़ की कंपनी है, अब मुझे किसी का कर्जा देना नहीं तो मैं किसी को क्यों सूद दूंगा? तो ऐसी कंपनी भी ढूंढे जिसका कारोबार जायज़ हो, पहली चीज़, उसके ऊपर कोई कर्ज भी ना हो। दूसरी चीज़, और ये पॉसिबल है कि जिस पर कर्ज भी नहीं है और जो है वो कारोबार भी उनके जायज़ है। तीसरी चीज़ ये देख लें कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिज़र्व कितना है, यानी बैंक बैलेंस कंपनी की बैलेंस शीट में कितना उनके पास है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन केस जैसे कि ये कोरोना वाली सिचुएशन थी, अगर किसी दूसरी ऐसी सिचुएशन में कंपनी डूबती है तो कंपनी के पास इतना बैंक बैलेंस उस पर रिज़र्व होना चाहिए कि वो ख़ुद अपनी कंपनी उठा सके। एग्जांपल के तौर पे समझेंगे मेरी 1 करोड़ की कंपनी है और मेरे पे 50 करोड़ का बैंक बैलेंस है। अब अगर मेरी 1 करोड़ की कंपनी डूब जाए, नुकसान हो जाए, तो मैं बैंक से लोन नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास खुद जो है ना मेरे रिज़र्व में 50 करोड़ है, तो मैं उसमें से पैसा लगाऊँगा। तो ऐसी कंपनी भी आप देख सकते हैं कि जो कर्ज भी ना हो और उनके पास बैंक बैलेंस, उनका रिज़र्व अच्छा होना चाहिए। अगर उन्होंने अपना रिज़र्व अच्छा रख रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो बुरी सिचुएशन से ख़ुद को निकाल सकती हैं। तो ऐसी कंपनी ढूंढ ले जिन पे हज़ारों करोड़ का रिज़र्व अपने पास हो, कैश में, चाहे वो कैश में हो चाहे दूसरी सूरत में हो, अपने पास होना चाहिए। हाँ, ऐसी कंपनियाँ ज़्यादा नुकसान देती हैं जिसमें जो है ना आपका माल डूब सकता है, कि जिन पे पहले से ऑलरेडी कर्जा हो और उनके ऊपर बैंक बैलेंस भी ज़्यादा ना हो। मसलन ये है कि 10 करोड़ रुपए बैंक में और 1000 करोड़ का उनको कर्जा देना है।
अब ज़ाहिर है कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो कहाँ जाएगा वो प्रॉफिट? जाएगा बैंक में, लोन की सूरत में। जब प्रॉफिट वहाँ जाएगा तो आपको उसका रिटर्न कम मिलेगा। तो ऐसी सूरत में आप ऐसी कंपनियाँ देख लें, रिज़र्व बैंक बैलेंस अच्छी होनी चाहिए, जायज़ काम होने चाहिए। और जब ये सब देखने के बाद कारोबार वगैरह भी उनका अच्छा हो, बाकी उसमें लग तो चलता ही है, आपको मालूम ही है। तो इतना भी इसमें इंटरेस्ट ना दिखाएं, इन्वेस्ट ना करें कि सब डूबे तो आपको खुद लोन लेना पड़ जाए। तो ऐसा भी शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए। बाकी उलमा से मालूम कर लें, जायज़ की जो सूरतें हैं सिर्फ उन्हीं कायदों पे अगर आप इंशाल्लाह ताला मामला रखेंगे तो हल हो जाएगा। हाँ, बैंकिंग सेक्टर से बचना चाहिए, FMCG को ज़्यादा चूज़ करना चाहिए। और आपने जो 2 कंपनियाँ दी उससे मालूम चलता है आपका इंटरेस्ट जो है वो IT सेक्टर में। तो IT सेक्टर की एक कंपनी तो है HCL, जो जिसके प्रेफरेंस शेयर नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक। तो आप देखना चाहें तो उसको भी देख लें, HCL। बाकी इन्फोसिस के और TCS दोनों के प्रेफरेंस शेयर मौजूद हैं, अगरचे पब्लिक में ट्रेड नहीं है लेकिन मौजूद हैं, जिस तरह टाइटन के मौजूद है। तो HCL है, उसके प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं है गालिबन। और जहाँ तक मैंने तहकीक की कि वो नहीं है तो उसको ट्राई कर लें। बाकी FMCG देख लें, कर्ज वगैरह ना हो और बैंक को उनको कुछ देना ना पड़े, काम कारोबार जायज़ हो, ये सब सूरतें। और प्रेफरेंस शेयर के बारे में ज़रूर उलमा से मालूम करके आप ज़रूर बताएं मेरे को, किसी की रसाई हो कि भाई इसका प्रेफरेंस शेयर का क्या मसला है। अगर काफिर कोई ही इशू है, काफिर उसका थोड़ा ज़्यादा नफ़ा ले रहा है और मुसलमान उस कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, जबकि कारोबार बिल्कुल जायज़ है उस कंपनी का। पत्थर में असल